आज का टॉपिक है वॉन डेर वाल्स का अवस्था समीकरण। तो इस समीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, अर्थात ये वॉन डेर वाल्स जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस समीकरण को क्यों दिया, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जो गैस का अणुगति सिद्धांत जो दिया गया है उसमें बहुत सारे तथ्य दिए गए थे। तो उनमें से जो कुछ तथ्य है वो एकदम गलत तरीके से दिया गया था, मतलब वो एकदम काल्पनिक तथ्य ही माना जाएगा उनको। तो उनके उस तथ्य को गलत साबित करने के लिए या फिर रियल गैसेस हैं उनके व्यवहार के बारे में बताने के लिए जो वॉन डेर वाल्स है उन्होंने जो गैस समीकरण है, जो अणुगति सिद्धांत के अनुसार जो गैस समीकरण दिया गया था PV=nRT, इस समीकरण के ये प्रेशर और इस वॉल्यूम इन दोनों में कुछ संशोधन किया है। मतलब जो रियल गैसेस होती हैं उनके लिए एक्चुअल जो प्रेशर है और एक्चुअल जो वॉल्यूम है उसका मान निकाला और एक समीकरण दिया जो कि रियल गैसेस के लिए अप्लाई होता है। तो उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम में जो संशोधन किया उसके बारे में लिखना है। तो देखिए इसके बारे में सबसे पहले है आयतन संशोधन। तो आयतन संशोधन क्यों किया गया, देखिए गैस के अणुगति सिद्धांत में यह कहा गया था कि ये मान के चलिए कोई एक पात्र है, बर्तन है, उसमें ये अणुगति सिद्धांत के आधार पर ये ड्राइंग बनेगा। ये जो मतलब एकदम नहीं दिख रहे हैं ये सब गैस के एक मॉलिक्यूल्स हैं। तो उस गैस के अणुगति सिद्धांत में यह कहा गया था कि गैस के अणुओं का कुल आयतन, मतलब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनका टोटल जो वॉल्यूम है वो गैस के टोटल वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल है। अर्थात मान के चलिए ये V है वो गैस के अणुओं का आयतन है और ये Vx ये टोटल गैस का आयतन है। तो इसकी तुलना में गैस के कुल आयतन की तुलना में ये जो है वो नेग्लिजिबल है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसको हम ना लिखें तो भी चलेगा, ऐसा अणुगति सिद्धांत में कहा गया था। लेकिन अब इस वॉन डेर वाल्स ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि गैस के जो अणु होते हैं वो गोलाकार होते हैं। तो बहुत सारे अणु की परिमिति के कारण, मतलब उनके शेप के कारण इनके जो टोटल वॉल्यूम होते हैं उसमें कुछ डिफरेंस आते हैं। मतलब जैसे ये गैस का टोटल वॉल्यूम है V, तो इस V टोटल वॉल्यूम में गैस के भी कुछ मॉलिक्यूल्स के जो परिमिति कारण इनका भी वॉल्यूम होगा, तो इसको नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता। तो इसी को सुधारने के लिए उन्होंने इस आयतन में संशोधन किया। इसको हम इस पात्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए मान के चलिए ये कोई बर्तन है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है, इसकी लंबाई L है यहाँ से यहाँ तक, L लंबाई का एक पात्र है। अब इसमें कोई भी एक मॉलिक्यूल रखा है गैस का कोई अणु रखा गया है जिसकी त्रिज्या R है। अब ये जो गैस का अणु है ये इधर से इधर, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा ये मूव कर रहा है, बार बार बर्तन की दीवार से वो टकरा रहा है। तो बर्तन की दीवार से टकरा रहा है तो वॉन डेर वाल्स ने यह कहा कि एक ही दीवार से दो क्रमिक टक्कर में, मतलब दो लगातार टक्कर में ये जो एक मॉलिक्यूल है उसको 2L दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका लेंथ L है तो दो क्रमिक टक्कर के लिए 2L दूरी तय करना पड़ेगा। लेकिन ये जो गैस का जो मॉलिक्यूल है इसका भी कोई परिमिति है, कोई साइज है। इसके कारण जो टोटल जो दूरी है वो 2L नहीं 2L से कम होगी, क्योंकि जो इतना स्पेस है, इतना पूरा A to Z जितना साइड है उसका दूरी है L, तो दो बार के लिए होगा ये 2L। लेकिन यहाँ पे एक यदि कोई मॉलिक्यूल है तो इतना दूरी तो वो तय नहीं करेगा ना, क्योंकि वो खुद की दूरी है, तो इतनी दूरी तो वो तय नहीं करेगा, तो ये घट जाएगी। तो उन्होंने बताया कि दो क्रमिक टक्करों के लिए जो टोटल दूरी होगी वो होगी 2L - सिग्मा। ये सिग्मा है जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका व्यास है, गैस के मॉलिक्यूल का व्यास है। तो टोटल उसको 2L - सिग्मा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो
मतलब जितनी दूरी है उसकी तुलना में वो कम दूरी तय करेगा, अर्थात उसके लिए जो आयतन है वह कम होगा। तो अब इस गैस के, ये इसी में बता रहा हूँ, ये गैस के जो पर्टिकुलर जो पूरा आयतन है उसका जो आयतन है वह कम हो गया, आयतन पहले के आयतन से कम हो गया। जो अणुगति सिद्धांत में बताया गया था उसके अनुसार ये नहीं है, उससे कम आयतन है। तो अब इस गैस के एक पर्टिकुलर वी आई आयतन में, मतलब इसके इस आयतन में, इस छोटे से भाग में, वी आई आयतन में, इस आयतन को जो हम लोग संशोधित किए हैं, जो इतना दूरी हम निकाले हैं, इसके आधार पर जो बचा हुआ जो आयतन है उसको लिखेंगे वी आई बराबर वी माइनस वी। तो ये वी आई ये टोटल मतलब रियल वॉल्यूम होगा, इस जो बर्तन है उसका रियल वॉल्यूम होगा, और ये वी है जो गैस का वॉल्यूम होगा, और ये जो छोटा वी है, स्मॉल वी है, वो होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम। उसको हम बोलते हैं प्रभावी वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम। उसको हम प्रभावी आयतन बोलते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख देंगे, वी आई बराबर वी माइनस वी, इक्वेशन 1 लिख देंगे। इसके बाद क्योंकि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो राउंडेड हैं, गोलाकार हैं, और उनकी त्रिज्या r है और व्यास 2r है, तो गैस के एक अणु का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि वो गोलाकार है तो उनका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद एक और चीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि अब अभी तक हम एक ही अणु के बारे में बात कर रहे थे। अब मान के चलते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दूर दूर है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के एक ही, इसको लिखेंगे कि किसी भी पात्र में गैस के दो अणु हैं जो इधर उधर गति कर रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अभी ये दूर दूर हैं, अब ये आपस में टकराएंगे। मैं पॉट को नहीं बना रहा हूँ, ये और ये, अब ये दोनों टकराए हैं। अब देखिए जो यहाँ पर के जो डिस्टेंस है, जो इतना जो यहाँ पे जो इन लोग दोनों मिल गए हैं, इससे ज़्यादा ये और पास नहीं आ सकते, क्योंकि इनका शेप ही इस टाइप है, राउंडेड है, कि ये इतना से ज़्यादा पास नहीं आ सकते, क्योंकि ये असंपीड्य है। ये दोनों जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो असंपीड्य हैं, तो वो इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकते। मतलब यही उनकी मैक्सिमम टचिंग पॉइंट है ये। तो इतनी दूरी तय किए, तो इसकी त्रिज्या r है, ये r है, और इसकी भी त्रिज्या r है, दोनों मॉलिक्यूल्स की त्रिज्या r है। तो ये टोटल हो गया 2r। तो अब 2r त्रिज्या का एक हम राउंडेड एक मतलब डॉटेड एक और वृत्त बनाएंगे, और उसके बाद इसमें लिखेंगे कि जो 2r त्रिज्या का जो एक वृत्त है, इतने यह उस दोनों मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम है। मतलब इतना ही जगह उसको घूमने के लिए नहीं मिलेगी। मतलब देखिए ये है, अब ये दो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए, तो इसका जो प्रभावी वॉल्यूम है इतना, जो टोटल वॉल्यूम है, इतनी जगह तो इनके घूमने के लिए या मूवमेंट करने के लिए कम हो गई ना, तो आयतन में कमी हो गई। और इसी को ही क्या बोलते हैं, वर्जित आयतन। जो ये 2r का जो वॉल्यूम है वो वर्जित आयतन कहलाता है। तो अब हम लिखेंगे कि दो अणुओं, दिखा देता हूँ मैं, ये जो दो अणुओं हैं उनका वर्जित आयतन, दो अणुओं का वर्जित आयतन हो जाएगा 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। अब यहाँ पे ये सिग्मा क्यूब क्यों हुआ, पहले तो पाई r क्यूब हुआ था, क्योंकि सिग्मा जो था वो 2r था। मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स का जो त्रिज्या है वो है, दो मॉलिक्यूल्स का त्रिज्या है, तो यहाँ दो अणु का वर्जित आयतन निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा उसका दो अणुओं का टोटल आयतन। ये हो जाएगा दो अणुओं का टोटल आयतन। तो एक अणु का आयतन निकालने के लिए बोलेगा एक अणु का वर्जित आयतन, तो इसमें दो का भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 × 2 पाई क्यूब।
अब इसको हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई, और सिग्मा का मान है 2r, तो 2r³। इसको आप लिख लेंगे अच्छे से। अब इसको आगे देखिए, 2/3 पाई और 2r³। तो अब इसको हम तोड़ लेंगे। यहाँ पाई/3 लिखे और r³ को बाहर निकाल लेते हैं, ये r³। तो यहाँ पे बच गया 4 बार 2, ये 2 1, ये, और उसके बाद ये 2 की घात 3 है तो 3 बार और 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब ये 2 4 बार हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 लिख सकते हैं जमाने के लिए। तो यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट हो जाएगा, इतना के बाद लिखेंगे हम 4 × ये दोनों 4 को इंटू कर दिए तो इन दोनों को हटा देंगे। फिर ये क्या बचा 4 × 4/3 पाई r³। ये नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो इसके बाद जो 4/3 पाई r³ था, ये क्या था, ये एक अणु का जो आयतन था वो था। तो यहाँ लिख देंगे 4 × एक अणु का आयतन लिख देंगे, 4 × एक अणु का आयतन, अच्छे से लिख लेंगे आप लोग। 4 × एक अणु का आयतन लिख लेंगे। ये 4 × एक अणु का आयतन। इसके बाद गैस के 1 ग्राम मोल में उपस्थित अणुओं का कुल आयतन, गैस के 1 ग्राम मोल में उपस्थित अणुओं का कुल आयतन हो जाएगा n × फिर जो वही था ये n × ये हो जाएगा, इसका गुणा n से हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद ये जो 4 है उसको बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4n × ये, मतलब ये क्या हो गया 4 × 1 मोल अणु का आयतन, n मतलब 1 मोल है, 4 × 1 मोल अणु का आयतन, ये 4 × 1 मोल अणु का आयतन। और इसको हम b के द्वारा शो करते हैं। किसको 4 × 1 मोल का आयतन को हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहीं पे ये जो आयतन में जो संशोधन है वह मतलब पूरा हो गया। यही जो वर्जित मान है b, यही उसके आयतन का संशोधन v है। स्मॉल v जो लिखे थे वही उसका आयतन का संशोधन है। तो इसके बाद संशोधित आयतन लिखेंगे vi = v-nb। ये एक इक्वेशन हो गया, ये आयतन में संशोधन हो गया। इसके बाद देखते हैं दाब में संशोधन। तो दाब में किस टाइप से संशोधन हुआ, तो इसमें भी आप पहले लिखेंगे कि ये संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। तो गैस के अणुगति सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं जब तक वो ना टकराएं, जब तक ना टकराएं वो फ्रीली मूव करेंगे। और ये भी उसमें कहा गया था कि जो गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई आकर्षण बल नहीं होगा। लेकिन आकर्षण बल तो हर जगह उपस्थित हो गई। तो वैन डर वाल्स ने बताया कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच आकर्षण बल उत्पन्न होता है, मतलब इनके बीच आकर्षण बल पाया जाता है। और उसी के कारण आकर्षण बल के कारण ही इनका जो टोटल प्रेशर होगा दीवार में टकराने के कारण उत्पन्न जो टोटल प्रेशर होगा वो आकर्षण बल के कारण कुछ कम होगा, ठीक है। तो इसी को निकालते हैं, इसको इस ड्राइंग से माध्यम से मैं बता रहा हूँ। देखिए ये वॉल्यूम है, मतलब एक जो बर्तन है उसका ये दीवार है, मतलब बर्तन का दीवार है, ये उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स माना। उसके बाद देखिए इसमें, इस ड्राइंग को देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। देखिए अब इस ड्राइंग को ध्यान से देखिए। तो उन्होंने वैन डर वाल्स ने मान लिया कि जो बर्तन है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल है ए, ये वाला मॉलिक्यूल है ए।
तो यह जो ए है, ए मॉलिक्यूल है, वह चारों तरफ से बहुत सारे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। चारों तरफ से यह बहुत सारे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। तो इस ए को ये मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब चारों दिशाओं से इसको सब अलग अलग अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो नेट जो आकर्षण होगा, कुल आकर्षण बल होगा, वो 0 हो जाएगा। कुल आकर्षण है वो 0 हो जाएगा, मतलब इसको इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, कुल आकर्षण इसका 0 हो जाएगा। लेकिन जो इसके परिधि के पास जो मॉलिक्यूल है उस पर सिर्फ अंदर की तरफ अट्रैक्शन है, जो ये सिंगल मॉलिक्यूल है उस पर। मतलब जो ये मॉलिक्यूल है परिधि की तरफ, उसको ये इधर खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और भी ये है इधर खींच रहा है। इतना के अंतर्गत जो आएंगे इस साइड ना, दीवार के इस साइड वाले आएंगे, तो वो सब उसको खींच रहे हैं इसको। तो जो ये बी वाला जो मॉलिक्यूल है वो टकराना चाहते हैं दीवार से, तो ये लोग खींच रहे हैं, मतलब ये लोग उसके टकराने का विरोध कर रहे हैं। तो जो जैसे मान के चलिए ये एक मॉलिक्यूल था पहले, वो 20 मीटर पर सेकंड के जो वेग है उससे टकरा रहा था, लेकिन इसको और इसके जो एक साइडेड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग खींचने लग गए, तब तो ये 20 से नहीं टकरा पाएगा। इसकी जो वेग है वो कुछ कम होगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। तो इसी के कारण जो टकराने की जो गति है इस बी वाले की, इस दीवार के साथ जो टकराने की गति है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। इन दोनों ड्राइंग को आप बनाएंगे, इन दोनों ड्राइंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब इसके ये जो कम वेग से टकराएगा तो प्रेशर भी थोड़ा कम होगा। अब कम कैसे होगा, इसको हम निकालते हैं कि कितना कम होगा। तो जो प्रेशर है, जो दीवार जो मतलब जो गैस का जो रियल प्रेशर होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो इकाई आयतन में, इस गैस के इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या, और दूसरा दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या। लेकिन ये दो क्यों, एक तो टकराने वाले पर तो निर्भर करेगा कि कितने टकरा रहे हैं, और इकाई वॉल्यूम का भी निर्भर करेगा क्योंकि इतने के अंदर कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, इस पर भी प्रेशर डिपेंड करेगा। तो दोनों को आप अलग अलग लिखेंगे, गैस के इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या और दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या। तो गैस के इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है, ये एवोगैड्रो संख्या है, उसको इस रूप से दर्शाएंगे, N/V। गैस के इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या को इससे दर्शाएंगे। उसके बाद गैस के जो मॉलिक्यूल्स है दीवार से टकरा रहे हैं, मतलब दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या, ये फर्स्ट है, इसको लिख लेंगे आप, इक्वेशन जो भी आया होगा। मान के चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, इक्वेशन 6 लिख देता हूँ। उसके बाद अगला है कि दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या, तो वो भी N=N/V होगा, क्योंकि पहले हमने ये मान है इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो जो ये गैस के अणु जो टकरा रहे हैं दीवार से, इतने अणु टकरा रहे मान के चलिए, तो ये भी तो एक इकाई आयतन में उपस्थित है, तो उसका मान भी इतना ही होगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 7। और जो ये N है जो वो इक्वल है ये संशोधित दाब के बराबर है। तो इन दोनों को लिखेंगे हम, फर्स्ट में आया N/V और सेकंड में भी आया N/V, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, N/V इंटू N/V। तो ये हो जाएगा N²/V²। अब इसको हटाएंगे तो हो जाएगा P' A N²/V²। ये किसका मान हुआ है, संशोधित जो दाब है उसका। तो जो एक्चुअल दाब है उसको निकालेंगे तो उसका मान होता है, ये एक्चुअल है P + P'। तो PI बराबर P + P', इसका मान रख देंगे AN²/V²। तो यही निकल गया
संशोधित दाब। अच्छा से लिख देता हूं मैं। ये संशोधित दाब है। इतना निकाल लिए। इसके बाद हम ये वैन डर वाल्स ने इन दोनों को निकाला क्यों? जो समीकरण दिया गया था, अब इस मान में जो इन दोनों को जो उन्होंने सुधारा, अब P और V का मान जो हमने पहले निकाला था उन दोनों को रखेंगे। P का मान आया था b प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और V का आया था v माइनस बी। तो P और V का मान ऐसे रख देंगे तो आ जाएगा, जो समीकरण है वो आ जाएगा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, फिर V है v माइनस एन बी इक्वल टू हो जाएगा RT। अब n को हम 1 मान लेते हैं, इकाई मतलब 1 ग्राम मोल में उपस्थित जो गैस है उसके लिए, तो इसको लिखेंगे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू RT। यही है वैन डर वाल्स का संशोधित गैस समीकरण, अवस्था समीकरण। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया होगा कुछ चीज़ तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इसमें एक और बात, अब इतना निकाल लेने के बाद जो A है और ये जो B है, इसके भी यूनिट को निकालना मतलब क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि A और B की यूनिट निकालिए, वैन डर वाल के अवस्था समीकरण से A और B की यूनिट निकालिए, ये पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन होगा, ये पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, A और B की यूनिट। और दूसरा पूछेगा कि जो वैन डर वाल्स ने जो समीकरण दिया है उसका ताप और दाब के विभिन्न मानों के अनुसार उस समीकरण का रूप किस प्रकार आएगा। अर्थात यदि दाब अधिक हो या दाब कम हो, या ताप अधिक हो दाब कम हो, ताप अधिक दाब कम, तो इस जो इक्वेशन है ये, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको जानना है तो आप कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊंगा अच्छे से। और लेकिन यदि आप बुक देख के पढ़ सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में तो आप कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।